सुरेश, नेहा और मोनिका बचपन के दोस्त थे। वे तीनों साथ बड़े हुए, साथ पढ़ाई की और अब साथ ही कॉलेज भी जाने लगे थे। सुरेश नेहा को पसंद करता था। एक दिन वो नेहा से अपने प्यार का इजहार करता है और नेहा उसे स्वीकार कर लेती है। दोनों के परिवार वाले भी इस रिश्ते के लिए राजी हो जाते हैं। 2 दिन बाद शादी का कार्ड मोनिका के घर पहुंचता है। मोनिका ये देखकर हैरान हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। ऐसा कैसे हो सकता है? सुरेश नेहा को कैसे पसंद कर सकता है? सुरेश को तो मैं पसंद करती हूँ, उससे मेरी शादी होनी चाहिए। ये नेहा बचपन से ही मेरी पसंद की चीजें मुझसे छीनते आई है, चाहे टीचर्स का प्यार हो या क्लास रैंक, और अब सुरेश भी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मोनिका बेस्ट फ्रेंड होते हुए भी नेहा की दुश्मन बन जाती है और तभी मोनिका ने ठान लिया कि वो नेहा को खुश नहीं रहने देगी। शादी वाले दिन, अरे नेहा, तुम पार्लर नहीं गई अभी तक? तैयार कब होगी? हाँ, बस निकल रही हूँ थोड़ी देर में। बस सामान इकट्ठा कर रही थी, साथ ले जाने वाला। अरे ये सब छोड़ो और चलो, मैं तुम्हें एक अच्छे से पार्लर में ले चलती हूँ। तुम एकदम परी लगोगी आज शादी में, देखना। मोनिका नेहा को पार्लर का बोलकर एक सुनसान गली में ले जाती है। अरे ये कहाँ ले आई हो तुम मुझे? यहाँ तो कोई पार्लर क्या कुछ भी नहीं दिख रहा। ओहो, तुम चलो तो सही। तभी मोनिका एक पुराने से खंडहर में नेहा को ले जाती है, जहाँ एक तांत्रिक बैठा होता है। बड़ी देर कर दी तुमने, पर चलो, अब ये आ ही गई है तो इसका कार्यक्रम चालू करते हैं। मोनिका नेहा को जोर का धक्का देती है। नेहा तांत्रिक के सामने जलते हुए हवन कुंड के आगे जाकर गिर जाती है। मोनिका और तांत्रिक जोर जोर से हंसने लगते हैं। नेहा को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। नेहा तांत्रिक पर कुछ भभूत फेंकता है और नेहा के अंदर एक प्रेत आत्मा का वास कर देता है। नेहा एकदम बेहोश पड़ जाती है। फिर जब उसे होश आता है तो ये मेरा शरीर नहीं है, मुझे मेरे शरीर में जाना है। इधर शादी की रात को मंडप पर सुरेश नेहा का इंतजार कर रहा था। तभी वहां लाल लहंगा चुन्नी पहने दुल्हन आती है और मंडप पर बैठ जाती है। शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं और अब समय था सिंदूर लगाने का। जब सुरेश सिंदूर लगाने के लिए नेहा का दुपट्टा उठाता है तो वो हैरान रह जाता है। मोनिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ तो नेहा को होना चाहिए था, तुम यहाँ कैसे? क्या मतलब मैं यहाँ कैसे? मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारी शादी तो मुझसे ही होनी चाहिए थी, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। पूरे हॉल में शांति छा जाती है। पर सुरेश की माँ, जो कि थोड़ी बीमार थी, उन्होंने बोला, बेटा शादी हो गई है, अब तुम्हें इसे मंजूर करना ही पड़ेगा। अब जो हो गया सो हो गया, अब तुम्हारी पत्नी मोनिका ही है। उसी रात को जब मोनिका और सुरेश अपने कमरे में आराम कर रहे होते हैं, तभी वहां पर चुड़ैल आती है। चुड़ैल मोनिका के पास जाकर उसके पैरों को छूने लगती है। तभी मोनिका बहुत तेज चिल्लाती है, अब पता नहीं ये कौन सा नया ड्रामा है इसका। चालबाज औरत। तभी चुड़ैल मोनिका के बेड के नीचे से होते हुए उसकी चद्दर में घुस जाती है और मोनिका का गला दबाने लगती है। मोनिका फिर बहुत तेज चिल्लाती है। तब सुरेश मोनिका पर गुस्सा करता है, मेरी जिंदगी तो तुमने वैसे ही बर्बाद कर दी है, अब मुझे तुम चैन से सोने दोगी कि नहीं? तभी चुड़ैल वहां से चली जाती है। मोनिका समझ गई थी कि यह नेहा ही है जो उससे बदला लेने आई है। मोनिका धीरे से उठकर बाहर नेहा को ढूंढने जाती है और तभी मोनिका पर पीछे से वार होता है। मोनिका बाहर ही बेहोश हो जाती है। कुछ दिनों बाद सुरेश की 3 जुड़वा बेटियां होती हैं, जिनका नाम लीना, हीना और सुनैना होता है। वो तीनों बेटियां बहुत ही सुंदर होती हैं और उनके जैसी सुंदरता दूर दूर तक किसी में नहीं थी। वो जितनी सुंदर और गोरी थीं, उससे ज्यादा उनके बाल चमकते थे, क्योंकि उन तीनों बेटियों के बाल सुनहरे रंग के थे। हर कोई आश्चर्यचकित हो जाता है कि इन तीनों बेटियों के बाल सोने के कैसे हो सकते हैं। आखिर इनका क्या राज है? हर कोई सुरेश से इस बारे में पूछता था, पर सुरेश कुछ उत्तर नहीं देता था। जब वो तीनों थोड़ी बड़ी हो जाती हैं तो तीनों बेटियों का दाखिला वो एक स्कूल में करा देते हैं। वो तीनों ही बहुत होशियार और बहादुर थी। वो तीनों सबकी मदद करती थी। एक बार तीनों बहनें एक जंगल से गुजर रही होती हैं कि तभी उनको एक बूढ़ी औरत पेड़ के पास मिलती है। वो तीनों भागकर उसके पास जाती हैं और उनसे पूछती हैं, दादी दादी, आप यहाँ क्या कर रही हो और आपको क्या हुआ है? दादी तीनों बेटी को देखकर बहुत खुश होती है और साथ ही उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। आपको क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? जैसे ही हिना उनको उठाने की कोशिश करती है, हिना के सुनहरे बाल दादी के शरीर को छू लेते हैं, जिससे दादी का पूरा शरीर पहले जैसा ठीक हो जाता है। दादी बड़े आश्चर्य में पड़ जाती है कि आखिर ये कैसे हुआ। इसके बाल मेरे शरीर से लगते ही मेरे घाव कैसे चले गए? दादी उनसे इसके बारे में पूछती है, लेकिन हिना को कुछ भी समझ नहीं आता है। ये छोड़िए,
मैं पास के गांव जा रही थी कुछ दवाइयां लेने और एकदम से मुझे चक्कर आ गए और मैं बेहोश हो गई। दादी हिना और उसकी दोनों बहनों को धन्यवाद कहती हैं और उन तीनों बहनों से पूछती हैं, तुम्हारे बाल सुनहरे क्यों हैं? ये हमारे बचपन से ही हैं। ये हमें नहीं पता इसका राज क्या है और ये कोई राज है भी या नहीं। फिर वो तीनों बहनें घर आती हैं और सुरेश को सारी बातें बताती हैं। सुरेश काम में इतना बिजी होता है कि उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे पाता। तीनों ही बेटियां धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। अब वो कॉलेज में पढ़ने जाने लगी थी। एक दिन गांव में एक चुड़ैल आ जाती है। वो चुड़ैल बहुत ही डरावनी होती है। सफेद साड़ी पहने होती है। कोई नहीं बचेगा, हर गुनहगार मरेगा मेरे हाथों। चुड़ैल पूरे गांव में आतंक मचा देती है। हर जगह मातम फैल जाता है। चुड़ैल ज्यादातर रातों में आती थी और जो भी उसको गुनहगार दिखता वो उसको मारकर कच्चा ही खा जाती। वहीं दूसरी तरफ तीनों बेटियों के कॉलेज में फंक्शन होता है। तीनों ही बेटियां अपने आप को सुंदर बनाकर कॉलेज में जाती हैं। वहीं पर एक लड़का आता है जो तीनों का बहुत मजाक बनाता है उसके सुनहरे बाल को लेकर, लेकिन वो तीनों उससे कुछ नहीं कहती हैं। लेकिन सुनैना को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आता है इस बात से, लेकिन वो अपनी दोनों बहनों को देखकर शांत हो जाती है। तभी वहीं पर सुनैना के टीचर्स के ऊपर झूमर गिर जाता है जिस वजह से उनको बहुत चोट आई होती है। हिना उनकी मदद करने वहां पहुंचती है तो जैसे ही हिना के बाल सुनैना की टीचर के शरीर से स्पर्श करते हैं, सुनैना की टीचर पहले जैसी हो जाती है। ये देखकर हर कोई चौंक जाता है कि आखिर ये कैसे हुआ, पर इसका उत्तर किसी के पास नहीं होता। तीनों बहनों के चर्चे पूरे गांव में हो रहे थे। सुनहरे बाल वाली बेटियों की शक्ति की खबर उड़ते उड़ते चुड़ैल के पास भी पहुंच जाती है। पता लगाने के लिए चुड़ैल उस गांव में पहुंचती है और उन तीनों बेटियों को ढूंढती है, पर वे नहीं मिलती। तभी उसे एक तरकीब सूझती है। सुना है उनके पास बहुत शक्तियां हैं। अगर मैं गांव के लोगों को परेशान करूंगी तो वो तीनों बेटियां अपने आप बाहर निकल कर आएंगी। आखिर बचकर जाएंगी कहां? चुड़ैल पूरे गांव में आतंक मचाना शुरू कर देती है। कुछ दिनों तक चुड़ैल ये सब कर रही होती है, पर उसको इसका कोई भी फल नहीं मिलता। तब वो बहुत गुस्से में आ जाती है। तभी सामने से आ रही एक औरत वो उस औरत को मार देती है और उस खा लेती है। जैसे जैसे वो लोगों को मारकर आगे बढ़ रही होती है, पीछे से तीनों बेटियां आ रही होती हैं। जब वो देखती हैं लोगों को मरा हुआ तो वे फटाफट अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उनकी मदद करने लगती हैं। वो सबके शरीर में अपने बालों को छुआ देती है, जिसकी वजह से ये लोग पहले जैसे हो जाते हैं। जब चुड़ैल वापस उसी रास्ते पर आती है तो वो देखती है कि जिन जिन लोगों को उसने मारा था वो सब दोबारा जिंदा हो गए हैं। वो समझ जाती है कि वो 3 लड़कियां यहीं कहीं हैं। थोड़ी देर ढूंढने पर उसे वो 3 लड़कियां दिख जाती हैं। उन तीनों लड़कियों को देखकर चुड़ैल की आंखों में एक चमक आती है, जैसे मानो उसे खजाना मिल गया हो। चुड़ैल छुपकर उन तीनों का पीछा करती है। कुछ दिनों बाद सुरेश अपने परिवार को लेकर घूमने जा रहा होता है। एक सुनसान सड़क पर चुड़ैल सुरेश की कार का टायर पंचर कर देती है और कार को वहीं रोक देती है। वो चुड़ैल एकदम से कार के शीशे पर आकर बैठ जाती है। ये देखकर मोनिका बहुत तेज चिल्लाती है और सुरेश भी एकदम घबरा जाता है। चुड़ैल सामने शीशे से बस अपना सर दिखाती है और फिर उल्टे कदम सरकाते हुए इंजन पर आकर खड़ी हो जाती है। वो डरावनी आवाज निकालते हुए हंसने लगती है। मुझे मेरी बेटी वापस दे दो, मैं यहाँ उन्हें लेने आई हूँ। सुरेश कुछ समझ नहीं पाता, पर मोनिका कुछ भांप जाती है। ये क्या बकवास कर रही है तू? तेरी बेटी कैसे? ये हमारी बेटियां हैं। ये तुम्हारी नहीं, ये मेरी बेटी है। मैंने इन्हें पैदा किया है। मोनिका को थोड़ा अंदेशा हो गया था कि वो चुड़ैल और कोई नहीं नेहा है, जिसे उसने तांत्रिक की मदद से चुड़ैल बनाया था। जब तुमने धोखे से सुरेश से शादी कर ली थी, उस वक्त वो चुड़ैल मैं ही थी जो तुम्हारे कमरे में आई थी, और जब तुम मुझे ढूंढने बाहर गई थी तभी तुम्हारे बदले सुरेश के साथ मैं थी और तुम बाहर बेहोश पड़ी थी। इस हिसाब से ये तीनों मेरी बेटियां हैं। ये सुनकर मोनिका हैरान हो जाती है। जैसे मेरी जगह पर तुम मंडप पर बैठी थी, वैसे ही तुम्हारी जगह पर मैं सुरेश के साथ थी। सुरेश को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो तीनों सुनहरे बालों वाली बेटियां भी कार के बाहर आकर खड़ी हो जाती हैं। चुड़ैल नेहा सुरेश के पास जाती है और रो रो कर उसको सारी बातें बताती है। सुरेश को इन सब बातों पर विश्वास नहीं हो पा रहा होता है। सुरेश विश्वास कर लेता है चुड़ैल की बातों पर और मोनिका को जोर से थप्पड़ लगाता है। अब इन सब का कोई फायदा नहीं है। जो होना था हो गया। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं हो सकता। बस मुझे मेरी बेटियां लौटा दो,
फिर अगली ही सुबह सुरेश नेहा, चुड़ैल और अपने तीनों सुनहरे बालों वाली बेटियों के साथ दूर कहीं अनजान शहर में चला जाता है और अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। एक शहर में एक बहुत ही बड़ा परिवार रहता था। हरी एक ऑफिस में काम किया करता था। एक दिन हरी जब घर आता है तो सबको एक खुशखबरी सुनाता है। अरे कहाँ हो सब, जल्दी आओ जल्दी। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ हरी, क्यों शोर मचा रहे हो? अरे बाबूजी, बात ही कुछ ऐसी है कि क्या बताऊं। पहले जरा विमला को आने दो, फिर बताता हूँ। हाँ जी, मैं भी आ गई। अब बताओ क्या हुआ? जिस घर के लिए मैं 4 साल से केस लड़ रहा था, वो आज मैं जीत गया। क्या? सच में? हे भगवान, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। हाँ, अब हमें इस छोटे से घर में नहीं रहना पड़ेगा। हाँ माँ, अब तो अगले हफ्ते ही हम उस नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। वो घर सालों से बंद पड़ा है, तो उसमें अभी कुछ काम करवाना पड़ेगा बस। कोई नहीं जी, इतने साल इंतजार किया है तो कुछ दिन और सही। हरी अपने उस घर की मरम्मत करवाने लगता है। वो घर काफी बड़ा होता है और उसमें बहुत सारे कमरे और एक सुंदर सा बगीचा भी होता है। हरी तो बस दिन गिन रहा होता है कि कब वो अपने परिवार के साथ उस घर में शिफ्ट होगा। उस घर को ठीक करने के लिए हरी ने कुछ लोगों को काम पर लगा रखा होता है। एक दिन जब उस घर में काम चल रहा होता है तो हरी को अपने पीछे एक परछाई महसूस होती है। वो जल्दी से पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। अभी तो यहाँ कोई न कोई था, शायद मेरा वहम होगा, क्या पता कोई मजदूर हो। ऐसा हरी के साथ 2-3 बार होता है, पर कभी उसे कोई दिखाई नहीं देता। घर की मरम्मत का काम भी खत्म हो जाता है और पूरा हफ्ता कैसे बीत जाता है पता भी नहीं लगता। हरी और उसका पूरा परिवार फिर उस नए घर में रहने के लिए आ जाते हैं। सब इतना बड़ा घर देखकर बड़े ही खुश होते हैं, पर बच्चे सबसे ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्हें खेलने के लिए काफी बड़ी छत और बगीचा जो मिल गया होता है। ये घर सच में बड़ा ही सुंदर है, पर इतने बड़े घर में मुझे एक काम वाली तो चाहिए ही होगी। हाँ, मैंने पहले ही एक काम वाली से बात कर ली है, वो शाम से काम पर आ जाएगी, तुम चिंता मत करो। ठीक है। शाम को शांति नाम की एक काम वाली आती है जिसे बिमला काम पर रख लेती है। बिमला को शांति के आने से काफी आराम मिलता है। एक दिन जब बिमला बगीचे की साफ सफाई कर रही होती है तभी वहाँ एक आदमी आता है। वो आदमी दिखने में कुछ अजीब ही होता है। आप कौन और क्या काम है? जी मैम साहब, मैं शांति का पति हूँ। वो शांति ने बताया था कि आपको एक धोबी की भी जरूरत है, तो इसीलिए मैं आ गया। हाँ, धोबी की तो बहुत ही जरूरत थी। काफी कपड़े हो गए हैं, ऊपर से पर्दे, चादर और जाने क्या क्या। मेरे तो बिल्कुल बस का नहीं है जो मैं इतने कपड़े धो पाऊँ। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कपड़ा फटाफट धो दूंगा। आप बस मुझे कपड़े लाकर दे दो। ठीक है, मैं अभी लेकर आई। बिमला अंदर से कपड़े लाती है और उन सब कपड़ों की एक गठरी बनाकर उस धोबी को देने लगती है। देखो, कपड़े बिल्कुल अच्छे से चमकने चाहिए। मेरे पति को गंदे कपड़े जरा भी पसंद नहीं है। अरे मैम साहब, आप परेशान ना हो, मैं बहुत अच्छे से कपड़े धोऊंगा। हाँ। बिमला अब जाकर चैन की सांस लेती है। उसे शांति और धोबी की वजह से बड़ा ही आराम मिलता है। शांति अपनी सफाई में लग जाती है और धोबी भी कपड़े लेकर वहाँ से चला जाता है। बिमला आराम से बगीचे में जाती है क्योंकि उसे तो घर का कोई काम करना ही नहीं पड़ता। कुछ देर बाद धोबी वापस आ जाता है। बिमला दोबारा उस धोबी को आते देख हैरान होती है। हे भगवान, ऐसा ना हो कि कपड़े धोने को मना कर दे। ये लीजिए मैम साहब, आपके कपड़े। अरे भैया, क्या बात हो गई? आपको पैसे कम लग रहे हैं तो मैं कुछ पैसे भी दे सकती हूँ, पर आप ऐसे कपड़े धोने से मना मत करना। आप ये कैसी बात कर रही हो मैम साहब, मैं तो कपड़े धोकर ही लेकर आया हूँ। कपड़े धोकर भी ले आए? पर तुम अभी तो कपड़े लेकर गए थे, तो इतनी जल्दी कैसे कपड़े धुलकर सूख भी गए? अरे मैम साहब, मैं बहुत ही फटाफट काम करता हूँ, यही तो खूबी है मेरी। चलो अच्छी बात है, मैं तुम्हारा हिसाब महीने के आखिर में किया करूँगी। बाकी तुम कपड़े लेने हर 2 दिन बाद आ जाए करना। कभी अगर कपड़े नहीं हुए तो मैं शांति को बता ही दूंगी। नहीं नहीं मैम साहब, उसको नहीं बताना, मैं खुद ही आ जाया करूँगा। कपड़े हुए तो ठीक, और नहीं भी हुए तो भी ठीक। अब तो हर 2 दिन बाद वो धोबी कपड़े लेने आया करता, पर वो कुछ ही देर में कपड़े धोकर वापस भी ले आता था। बिमला को ये बात बड़ी अजीब लगने लगी थी। गर्मियों हो या ठंड, पर कोई भी कैसे इतनी जल्दी कपड़े धोकर और उन्हें सुखाकर वापस ला सकता है। एक दिन इस बारे में शांति को बोल ही देती है। शांति, तुम्हारा पति बड़ी जल्दी ही काम नहीं कर देता? मेरा पति? आप मेरे पति को कैसे जानती हो?
कैसी बातें कर रही हो शांति? तुम्हें तो पता ही है कि वो हमारे कपड़े धोता है। मेरे पति कपड़े धोता है? ये आप क्या बोल रही हो मालकिन? मेरा पति तो दूध बेचता है, वो कब से कपड़े धोने? अरे पर तुमने ही तो उसे यहाँ भेजा था। आप ये सब क्या बोल रही हो मेम साहब? मैं उसे क्यों यहाँ भेजूंगी? वो दूध बेचता है और सुबह से शाम तक शहर से बाहर रहता है। उसे तो आपके घर का रास्ता भी नहीं पता, तो वो यहाँ कैसे आ सकता है? वो तुम्हारा पति नहीं है तो आखिर ऐसे झूठ बोलकर कौन हमारे घर आ रहा है? मुझे इसका पता लगाना ही होगा। एक तो मुझे पहले से ही अजीब लग रहा था, क्योंकि कोई भी 10 मिनट में ढेर कपड़े धोकर और उन्हें सुखाकर कैसे ला सकता है? 10 मिनट में? क्या बात कर रही हो मेम साहब? मुझे तो जरूर ये राजू ही लग रहा है। राजू? ये राजू कौन है? वो एक धोबी था मेम साहब। एक दिन जब वो नदी के पास बैठकर कपड़े धो रहा था तो अचानक जाने कहां से वहां एक मगरमच्छ आ गया और उसे खा गया। उसके मरने के बाद भी बहुत बार लोगों ने उसी जगह किसी को कपड़े धोते देखा है, जबकि वहां तो कोई धो भी नहीं जाता। मुझे तो तुम्हारी ये बात सुनकर बहुत ही डर लग रहा है। अगर वो कोई भूत है तो अब मैं क्या करूंगी? आप घबराओ मत मेम साहब। एक काम करो, आज या कल जब भी वो धोबी कपड़े लेने आएगा तो बिल्कुल वैसे ही रहना जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। उसके बाद आप और मैं उसका पीछा करके देखेंगे कि आखिर में वो सच में भूत है भी या नहीं। हाँ, ये सही तरीका है। पर तुम मेरे आसपास ही रहना, क्योंकि मुझे बहुत ही डर लग रहा है। आप चिंता मत करो मेम साहब, मैं आपके आसपास ही रहूंगी। अगले दिन जब शांति और बिमला दोनों रसोई में काम कर रहे होते हैं, तभी कोई बेल बजाता है। बिमला और शांति दोनों चौंक जाते हैं। लगता है वही धोबी आया है। इस वक्त वही आता है। आप डरो मत और जाकर दरवाजा खोलो। बिमला और डरते डरते बाहर जाकर दरवाजा खोलती है तो सच में वही धोबी बाहर खड़ा होता है। बिमला के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो डरते डरते उससे पूछती है, तुम आ गए? हाँ मैम साहब, अब जल्दी से मुझे कपड़े ला कर दे दो। बिमला जल्दी से अंदर जाती है और ढेर सारे कपड़े लाकर धोबी को दे देती है। उसके बाद धोबी वहाँ से चला जाता है। धोबी के निकलते ही बिमला शांति के पास जाती है और फिर दोनों मिलकर उस धोबी का पीछा करती है। धोबी कुछ ही दूरी पर जाकर एक भूत में बदल जाता है। हे भगवान, ये तो सच में भूत ही है। मैंने आपसे कहा था ना मेम साहब कि मुझे वो राजू का भूत ही लग रहा है। देखो मेरी बात सच हो गई। हाँ शांति, ये तो सच में भूत निकला। मुझे तो कभी शक ही नहीं हुआ था। खैर अब हम क्या करें? ये भूत मेरे ही घर क्यों आता है और चाहता क्या है? वो तो हमें इसके पीछे पीछे जाना पड़ेगा, तभी शायद कुछ पता चले। शांति और बिमला दोनों भूत का पीछा करती हुई नदी तक पहुंच जाती है। वहाँ भूत सारे कपड़े लेकर एक किनारे बैठ जाता है और फिर उनको पटक पटक कर धोने लगता है। शांति और बिमला दोनों एक पेड़ के पीछे छिपकर ये सब देख रही होती हैं। बस एक दिन और बाकी है। कल अमावस की रात है। कल हरी के कपड़े धोने के बाद रात को मुझे उस आदमी का शरीर मिल जाएगा। फिर मुझे भूत की जिंदगी जीने की कोई जरूरत नहीं है। हे भगवान, ये भूत क्या बोले जा रहा है? ये तो मेरे पति के कपड़ों पर जादू कर रहा है ताकि उनके शरीर पर कब्जा कर सके। मुझे उनको बचाना होगा। आप जल्दी से मेरे साथ चलो। पर कहाँ शांति? मैं किसी को जानती हूँ जो हमें इस मुसीबत से निकाल सकता है। चलो अब जल्दी चलो, हमारे पास वक्त नहीं बचा है। शांति बिमला को एक तांत्रिक के पास लेकर जाती है। वो तांत्रिक को सारी बात बताती है। मैं सब समझ गया हूँ। तुझे डरने की जरा भी जरूरत नहीं है। ये ले भभूत, और आज रात जब तेरा पति अपने गंदे कपड़े उतारेगा तो ये उन कपड़ों में छिड़क देना, और फिर जब वो भूत कल तेरे घर आएगा तो वो कपड़े उसे धोने को दे देना। बिमला बिल्कुल वैसा ही करती है। वो घर जाकर अपने पति के गंदे कपड़ों में भभूत छिड़क देती है और बाकी कपड़ों के साथ एक पोटली में बांध देती है। अगले दिन फिर से वही भूत धोबी के भेष में कपड़े लेने आता है। बिमला उसे वो पोटली पकड़ा देती है। फिर वो धोबी का पीछा करने लगती है। धोबी वो पोटली लेकर वही नदी के किनारे जाता है और रात होने का इंतजार करने लगता है। जैसे ही अंधेरा होता है वो भूत उस पोटली को खोलकर उसमें से हरी के कपड़े निकालकर जादू करना शुरू कर देता है। अब मैं इन कपड़ों पर जादू करके इनको पहन लूंगा और फिर हरी के शरीर को अपने वश में कर लूंगा। उसके बाद मेरे पास अपना एक शरीर होगा। भूत जादू करने के बाद जैसे ही उन कपड़ों को पहनता है तो कुछ ही देर बाद उसका शरीर आग की तरह जलने लगता है। भूत बुरी तरह चिल्लाने लगता है। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मैं जल क्यों रहा हूँ?
ये मुझे क्या हो रहा है? कुछ ही देर में उसका शरीर राख बन जाता है। बिमला खुशी खुशी अपने घर जाती है और अगले दिन शांति को सारी बात बताती है। में एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी। कहते हैं वहाँ एक औरत अकेली रहती थी। नाम था श्यामा। उलझे बाल और आंखें ऐसी कि देखो तो जैसे दिल थम जाए। इस हवेली के आसपास कोई क्यों नहीं जाता है दादी? मैंने तो वहाँ एक औरत को भी रहते देखा है, फिर भी सब मना करते हैं कि उधर मत जाओ। ऐसा क्यों? बस मेरे बच्चे, जब लोग मना करे तो हमें भी उनकी बात मान लेनी चाहिए ना। अच्छे बच्चे वही कहलाते हैं जो बड़ों की बात माने। लेकिन दादी, सब तो ये भी कहते हैं ना कि बिना वजह जाने कभी किसी चीज को मत मानो। दादी हंसने लग जाती हैं, फिर बोलती हैं, कितना सयाना हो गया है तू भी ऐसी बातें बनाना। कहाँ से सीखा है तूने? बंटी एक बार फिर जिद करता है। बताओ ना दादी, क्या है उधर? ज्यादा तो मुझे भी नहीं पता बेटा, लेकिन लोगों ने बताया कि श्यामा की जवानी में उसके पूरे परिवार की रहस्यमयी तरीके से मौत आई थी। माँ बाप, 2 बहनें और 1 भाई सब मर गए और श्यामा किसी तरह बच गई। पर लोगों का कहना था वो बची नहीं थी, कुछ और बन चुकी थी। कुछ और मतलब दादी? कभी कभी रात को हवेली से अजीब सी रोशनी निकलती है, औरतों के चीखने की आवाजें आती हैं, पर गांव वालों ने डर के मारे कभी शिकायत नहीं की। एक बात जरूर थी जिसने श्यामा को परेशान किया, वो अगली सुबह लापता हो गया है, इसलिए वहाँ कोई जाना पसंद नहीं करता। अब क्या पता एक बार जाने के बाद कभी घर आने को ही ना मिले। ये तो बहुत खतरनाक है, अब तो मैं भी वहाँ कभी नहीं जाऊँगा। मेरा अच्छा बेटा मेरी सारी बात मानता है। फिर एक दिन गांव में हलचल मच गई। हवेली के बाहर एक चमचमाती कार आई। अंदर से उतरा एक विदेशी आदमी, मिस्टर जैक डेविडसन। आप यहाँ इस गांव में क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ काम से आया हूँ। आप कौन हैं? मैं न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूँ और भारतीय लोक कथाओं और चुड़ैलों पर रिसर्च कर रहा हूँ। सुना है यहाँ लोग किसी को चुड़ैल बोलते हैं, मुझे उसी से मिलना है। चलिए, मैं आपको श्यामा के पास ले चलता हूँ। विमल जैक को दूर से ही श्यामा का घर दिखा देता है और जाने लग जाता है। तुम नहीं चलोगे? नहीं, हम वहाँ नहीं जाते हैं। आपको भी मैं मना ही करूँगा वहाँ जाने से। ओह नो, मैं चला जाऊँगा। जैक वहाँ श्यामा के पास जाता है और फिर ठीक ठाक वापस आ जाता है, जिसको देखकर गांव वाले दंग रह जाते हैं। उसने आपको जाने कैसे दिया? मुझे ही नहीं जाने दिया, बल्कि अब वो भी जाएगी मेरे साथ। सारे गांव वाले इस बात को सुन एक दूसरे को घूरने लग जाते हैं और सब आपस में सोचते हैं कि ये अंग्रेज कहीं पागल तो नहीं हो गया है, कैसी बातें कर रहा है। लेकिन जैक ने उनसे दावा किया, मैं श्यामा से मिला तो पता चला श्यामा कोई चुड़ैल नहीं है, बल्कि एक जीवित साधारण महिला है, और मैं उसे अपने साथ अमेरिका ले जाना चाहता हूँ, एक डॉक्यूमेंट्री के लिए, कि आखिर कोई इससे क्यों डरता होगा। गांव वाले पहले तो चौंके, लेकिन जैक बहुत पैसे वाला था। उसने श्यामा से बात की और सबसे हैरानी की बात यह हुई कि श्यामा तुरंत तैयार हो गई, जबकि उसका कोई लेना देना भी नहीं था पैसे से, क्योंकि श्यामा तो अकेले ही रहा करती थी। लेकिन गांव वालों का विश्वास था कि वो एक चुड़ैल है। तो क्या तुम उसको हमेशा के लिए लेकर जा रहे हो अपने साथ? हाँ, क्योंकि वो मेरे साथ खुद जाना चाहती है अपने मन से, लेकिन हमेशा के लिए या नहीं उसका नहीं पता है मुझे। गांव वालों को जैसे डर से राहत मिली हो, किसी ने नहीं रोका। सबने कहा अच्छा है विदेश जाए, वहाँ के लोगों का खून पिए और हमें जिंदा छोड़ दे। यह तो बहुत खुशी की बात है, ले जाओ उसको जल्दी से यहाँ से, ले जाओ। अगली ही सुबह जैक आया और श्यामा को अपने साथ ले गया। गांव में खुशी की लहर फैल गई और अब कोई भी उस हवेली के पास आता जाता था। श्यामा अब अमेरिका के ब्रुकलिन में जैक के साथ थी। उसके लिए खास अपार्टमेंट किराए पर लिया गया। अब श्यामा के साथ एक डॉक्यूमेंट्री बनाने में जुट गई थी। उन्हें लगा था श्यामा इतनी भी अजीब नहीं होगी। चलो कैमरा ऑन करो, हमें रिकॉर्डिंग करनी है। लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन किया, कैमरे की रिकॉर्डिंग अपने आप बंद हो जाती। माइक्रोफोन से चीखने की आवाजें आती। जैक ने इसे मनोवैज्ञानिक भ्रम माना। श्यामा दिन में शांत मौन रहती, लेकिन रात में उसकी आंखों की पुतलियां सफेद हो जाती और उसकी जुबान पर अजीब मंत्र। ये कैसे हो सकता है? पहले तो सब सही चल रहा था, फिर अचानक क्या हुआ? कहीं वो गांव वाले सही तो नहीं बोल रहे थे? लेकिन ये वहाँ तो एक आम औरत जैसी थी और दिन में भी एक साधारण लग रही है। लेकिन कुछ ही दिनों में न्यूयॉर्क की गलियों में बेरहम हत्याएं शुरू हो गईं। ज्योतिष विशेषज्ञ ने डरते हुए बताया, ये सब क्या हो रहा है?
अब तक सब कुछ सही चल रहा था मेरे साथ यहाँ, लेकिन अचानक ही ऐसा बदलाव क्यों आ रहा है? वो जो औरत तुम्हारे साथ आई है उसकी वजह से हो रहा है ये सब। उसकी वजह से कैसे? ये औरत मात्र चुड़ैल नहीं है, ये परदेशी आत्मा बन गई है जिसे अब कोई सीमा नहीं रोक सकती। जैक भागते हुए श्यामा के पास गया, लेकिन अब श्यामा वहां नहीं थी। श्यामा ने वहां एक नया रूप ले लिया। उसने अंग्रेजी बोलना सीख लिया और उसने एक खास हेयर स्पा और हर्बल क्लिनिक खोला जहां अमीर महिलाएं आती थीं। श्यामा और शेरा बाल काटते काटते उनके सिर की खाल उतारने लगी और किसी मंत्र के साथ खून से अपनी आंखें धोती। मैं इनका सारा खून पी लूंगी, अब मैं हमेशा यहीं रहूंगी। यहाँ तो और भी खूबसूरत चीजें हैं, मैं दुनिया पर छा जाऊंगी। जैक तब तक ये मान चुका था कि उसने अमेरिका में शैतान को बुला लिया है। मैं तो बस डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता था। अमेरिका की पुलिस ने पता करने की बहुत कोशिश तो की, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। आखिर में उन्होंने हार मान ली। लेकिन जैक को भारत में एक बाबा का नाम याद आया, तांत्रिक कपालनाथ। हमें शायद बस अब वही बचा सकते हैं। पूरा गांव उन्हीं की वजह से सलामत थे। बस जितनी जल्दी हो हमें उन्हें यहाँ बुलाना होगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। कपालनाथ को विशेष वीजा पर बुलाया गया। वो आए, अपने साथ लाए एक चांदी का त्रिशूल, गंगा जल और एक खास ताबीज जिसमें भैरव तंत्र था। ये बात श्यामा तक पहुंची तो वो बौखला गई और जोर जोर से हंसने लगी, जैसे वो पागल हो गई हो। फिर हंसते हुए बोली, तांत्रिक विदेश में? मैं अब वैश्विक आत्मा हूँ, तुम सब मेरे अधीन हो। मेरा अब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं अब उस देश की नहीं, विदेश में आई चुड़ैल हूँ और हमेशा यहीं रहूंगी। कुछ दिनों बाद कपालनाथ न्यूयॉर्क पहुंच जाते हैं। उन्हें उनका कमरा दिखाया जाता है जहां वो अपने तंत्र शुरू कर देते हैं और उस रात न्यूयॉर्क की बिजली गुल हो जाती है। भूकंप जैसा कंपन होने लगता है और आसमान लाल हो जाता है। लगता है बाबा के तंत्र का असर हो रहा है। बस वो चुड़ैल बाबा के पास आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैक के दिल में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। उसको लगता है अब सब पहले जैसा हो जाएगा और लोग खुशी से रहने लगेंगे। लेकिन श्यामा के पास एक अंतिम शक्ति थी, विदेशी आत्माओं की सेना, जिन्होंने वहां आत्महत्या की थी या जिनका अंत नहीं हो पाया था। मैं भी देखती हूँ अब तू मुझे कैसे हरा पाएगा तांत्रिक। अगर तेरे पास शक्तियां हैं तो मैं भी कम नहीं हूँ। दोनों बहुत ताकतवर थे। चारों तरफ धुआं ही धुआं था और इस धुएं में लिपटी श्यामा हवा में उड़ी। लेकिन तांत्रिक उस चुड़ैल से नहीं डरा। तो मेरे सामने कुछ नहीं है, मैं तुझे भस्म कर दूंगा। तांत्रिक ने भैरव तंत्र का जाप शुरू किया। ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः। जैसे जैसे मंत्र तेज हुआ वैसे वैसे श्यामा की त्वचा पिघलने लगी। तांत्रिक मुस्कुराया और श्यामा गिरने ही लगी थी। लेकिन तभी श्यामा ने अपनी अंतिम चाल चली। उसने जैक को अपने वश में कर लिया और उसके शरीर में घुस गई। ये इसने क्या कर दिया? अब जैक को अपनी जान गंवानी पड़ेगी, लेकिन मनुष्य की भलाई के लिए मुझे ये करना ही होगा। अब जैक बोल रहा था पर आवाज थी श्यामा की। अब मैं किसी शरीर में सीमित नहीं, मैं हर उस इंसान में हूँ जिसने मुझे देखा। कपालनाथ ने जैक के शरीर को जला दिया। सबको लगा कि अब चुड़ैल खत्म हो गई। चलिए, अब वो चुड़ैल मुक्त हो चुकी है, आप सब आजाद हुए। जैक की मृत्यु का अफसोस है मुझे। लेकिन कुछ महीनों बाद न्यूयॉर्क के एक ब्यूटी स्कूल में एक नई टीचर आई। नाम था मिस डार्लिंग शेरा। बाल काले और त्वचा अजीब सी सफेद। और जिसने भी उसका अपमान किया, अगली सुबह उसकी आंखें नहीं खुलती। बुराई की कोई सीमा नहीं होती। वो पासपोर्ट नहीं मांगती, वीजा नहीं देखती। वो जहाँ चाहे वहाँ पहुँच सकती है। और अगर वो एक बार विदेश गई तो अब दुनिया के हर कोने में उसका डर है। दो देवरानी जेठानी रहा करती थी, लेकिन दोनों में बहुत फर्क था। उमा जितनी ही भोली भाली थी, शोभा उतनी ही चालाक और मतलबी। कहा जाता था कि शोभा अकेले में काला जादू सीखती है और उसने अपना एक कमरा बनवाया हुआ है जिसमें वो चुपके से लोगों को मारकर उनकी बलि देती है। ऐसे ही एक दिन वो अपने बेटे को डांट रही होती है। चल रे चल, कभी तो थोड़ा बहुत पढ़ लिया कर। हमेशा ही उस उमा के बच्चों को पढ़ाता रहता है, खुद तेरे को कुछ आता है? बड़ा आया मास्टर बनने। शोभा अपने बच्चे को उमा के कमरे से घसीटते हुए अपने कमरे में ले जा रही होती है। तभी उमा अपनी सास के लिए खाना लेकर जाते हुए शोभा को देखती है और वो शोभा से पूछती है, क्या हुआ दीदी,
बच्चे साथ में पढ़ते हैं तो ज्यादा सीखते हैं। इसको भी वहीं पढ़ने दीजिए ना, इसका भी मन लगेगा। तू मुझे मत सिखा कि मुझे मेरे बच्चों के साथ कैसे रहना है। मैं अपना और अपने बच्चे का ख्याल रख सकती हूँ। तू जो काम कर रही है वो कर। वैसे भी तू कामचोर है, कभी कभार तो काम करने निकलती है। अब चल, हट मेरे रास्ते से। शोभा उमा को धक्का देकर अपने कमरे की ओर चली जाती है। अपने कमरे में जाकर शोभा बिल्कुल अंधेरा कर लेती है और मंत्रों का जाप करने लग जाती है। तभी उसके सामने एक भयानक आत्मा आकर खड़ी हो जाती है। जो मैं चाहती हूँ आज तुम्हें वो करना होगा। मैं तंग आ गई हूँ जिंदगी से। शोभा उस आत्मा से ये सब बोल रही होती है और फिर बस अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। लेकिन उसके व्यवहार से उसकी सास बहुत परेशान होती है। न जाने इस औरत के मन में क्या चलता है और ये चाहती क्या है। आज तक मैंने इसको किसी से ढंग से बात करते नहीं देखा। छोड़िए न माँ, चलिए आप खाना खा लीजिए। बहुत देर से आपने खाना नहीं खाया है। खाना तो मैं खा ही लूंगी बहू, अगर तुम न होती तो मुझे यहाँ कौन पूछता। तभी वहाँ शोभा फिर से आ जाती है और उमा से कहने लगती है, अरे तू भी क्या इस बुढ़िया को हमेशा खाना पूछती रहती है। पूरी जिंदगी तो खाना ही खाती रही है, कभी मेरे को भी खाना दे दिया कर। हर समय इसी की चिंता करती है। मैं भी तो तेरी जेठानी हूँ और वैसे भी अब इसकी जिंदगी कितने ही दिनों की है। बस कुछ दिनों में ही मर जाएगी ये बुढ़िया। ऐसे क्यों बोल रही हो दीदी? भगवान करे माँ जी को लंबी उम्र मिले और ऐसे ही हमारे सर पर इनका आशीर्वाद बना रहे। हाँ, बस कुछ दिन और रुक जाओ माँ, फिर पता चलेगा कि किसका आशीर्वाद तुझ पर कितना बना हुआ है। उमा का स्वभाव अपने सास ससुर के प्रति बहुत अच्छा था। वहीं शोभा अपने सास ससुर से चिढ़ी रहती थी। बेटा उमा, भगवान तुमको लंबी उम्र दे। अब तो मेरे जाने का समय आ चुका है, लेकिन तुमने हमारी जितनी सेवा की है भगवान उसका फल तुम्हें जरूर देगा। और बुढ़िया हमारे लिए कुछ नहीं बोलेगी? मैं भी तो तेरी बहू हूँ, मुझे भी तो कुछ आशीर्वाद दे के मर। तूने जितनी मेरी सेवा करी है ऊपर वाला करे, तुझे उसका दुगुना मिले। तेरे भी तो बच्चे हैं, तुझे भी तो पता चले। बच्चों की बीवियां जब आती हैं और उनकी माँ के साथ ऐसा करती हैं तो कैसा लगता है। उमा और शोभा की सास बहुत दिनों से बीमार थी, लेकिन ठीक से जी रही थी। लेकिन जब से शोभा ने उन्हें मरने के लिए बोला तो उसके कुछ दिन बाद ही अचानक उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके मरते ही दोनों देवरानी जेठानी पूरे तरीके से अलग अलग घरों में रहने लग जाती हैं। गांव की औरतें उनके बारे में बात करती हैं। तुमने गौर किया है शांति, कैसे उमा के घर में सब इतने खुश रहते हैं, वहीं शोभा का घर देखो, खुश तो क्या, वहाँ तो हमेशा सब लोग बीमार ही रहते हैं या दूसरों को तंग करते रहते हैं। मुझे तो लगता है वो कोई काला जादू करती है, तभी तो वो लोग इतने दुखी रहते हैं। तभी उन दोनों को शोभा आती हुई नजर आती है। अरे शांति, चलो, ये आ जाएगी तो फिर से झगड़ा करेगी, इससे पहले हम यहाँ से चलते हैं। आते जाते लोग सब उससे डरते थे। दिवाली का समय होता है और शोभा बहुत गुस्से में उमा के घर जा रही होती है। क्यों री उमा, तूने बड़ा घर सजाया हुआ है, तेरे पति की शादी है क्या? अरे दीदी ऐसे क्यों बोलती हो, दिवाली का समय है तो खुशियां तो बनती है ना। खुश तो अब तब होगी ना जब कोई तेरे साथ दिवाली मनाने के लिए बचेगा। शोभा उसी समय अपने घर जाती है और घर की सारी बत्तियां बंद करके काला जादू करने लग जाती है। अचानक ही एक भयानक आत्मा उसके सामने आती है। जिस तरह तूने मेरी सास को मारा है, आज उसी तरह उमा के पूरे परिवार को मार डालूंगी। ये कहकर वो काला जादू शुरू करती है और जादू करते हुए उसे एक लाल पोटली मिलती है कि ये लाल पोटली जिसके यहाँ रखी जाए उसका नाश होना तो तय है। हाँ, अब देखती हूँ कि उमा कैसे खुश रहती है। उमा का पूरा परिवार मैं ऐसे ही बर्बाद कर दूंगी। वो लाल पोटली को लेकर उमा के घर जाती है और उसके कमरे में जाकर उस लाल पोटली को कहीं छुपा देती है। कुछ ही दिनों में उमा के पति की तबीयत खराब होने लग जाती है। दीदी देखो ना, इनकी तबीयत दिन पर दिन खराब होती जा रही है, आप कुछ बताओ ना, जिसको मैं करूँ तो मेरे पति जल्दी ठीक हो जाए। तुम सब तो मुझे चुड़ैल समझते हो ना, तो अब मैं क्या करूँ, खुद ही झेलो जो कुछ हो रहा है। हाँ,
कुछ ही दिनों में उमा का पति मर जाता है और घर की सफाई के दौरान उमा को वो लाल पोटली नजर आती है। उमा बहुत डर जाती है और भागते हुए शोभा के घर आती है। दीदी, आपने ये सब क्यों किया? क्या मिला आपको मेरी जिंदगी बर्बाद करके? उमा को देखकर शोभा और तेजी से काला जादू शुरू कर देती है। उसके ऐसा करने से उमा जमीन पर गिर जाती है और उसको कुछ भारी अपने ऊपर महसूस होने लगता है। जब वो घूम कर देखती है तो उसके ऊपर एक चुड़ैल बैठी होती है। दीदी, ये सब क्या है? बचाओ, मुझे बचाओ! शोभा देखते ही देखते उसका गला काट देती है। तू बहुत खुश रहती थी ना? हाँ? अब खुश होकर दिखा। हाँ? अगली सुबह गांव में हाहाकार मच जाता है। सबको पता चलता है कि उमा को किसी ने मारकर उसके घर के सामने ही फेंक दिया है। सब रो रहे होते हैं, लेकिन शोभा के चेहरे पर एक मुस्कान होती है। देखना दीदी, कितनी बेकार है, किसी की मौत पर भी हंस रही है। मुझे तो ये चुड़ैल लगती है। शोभा उनकी बातें सुन रही होती है। आज इन दोनों को बताऊंगी असली चुड़ैल क्या होती है। शोभा अपनी देवरानी के बेटे को अपने साथ लिए जाने की जिद करती है, लेकिन उमा का बेटा उसके साथ जाने को तैयार नहीं होता। मैंने बोला ना, चल मेरे साथ। तेरी माँ मर गई है, अब तू यहाँ रहकर क्या करेगा? नहीं चलना है तो मत चल। कौन इसका ठेका लेके बैठा है? आज तो जरा मैं इस शकुंतला को बताऊंगी, ये मुझे चुड़ैल बोलने वाली होती कौन है। रात होते ही शोभा शकुंतला के घर जाती है। हरी ओ शकुंतला, कहाँ है? क्या है शोभा, इतनी रात गए तुम चिल्ला क्यों रही हो? और सुनो, रात को मेरे यहाँ मत आया करो, मुझे तुम्हारा आना सही नहीं लगता है। अब सही लगेगा तुझे मेरा आना। शोभा एक मिट्टी का घड़ा उस पर फेंक कर मारती है। शकुंतला के ऊपर मिट्टी का घड़ा गिरते ही वो मिट्टी की बन जाती है। ये सब देखकर गांव वाले बहुत डर जाते हैं। शांति चिल्ला चिल्ला कर रोने लग जाती है। हाय, मेरी दीदी को मिट्टी का बना दिया। कोई इस चुड़ैल को सबक सिखाए। कोई है इस गांव में जो हमको इससे बचा सके? मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पूरा गांव सदमे में डूब जाता है और आखिरकार उमा के बेटे को भी पता चल जाता है कि उसके माँ बाप और दादी की कातिल उसकी बड़ी माँ है। बच्चा जैसे ही शोभा की तरफ बढ़ता है, अचानक से जम जाता है और हिल भी नहीं पाता है। उसी दिन गांव से एक पुजारी अपने घर लौट रहा होता है, लेकिन देरी हो जाने के कारण वह उमा के गांव में किसी के यहाँ रुक जाते हैं और वो ये सब तमाशा देख रहे होते हैं। पुजारी जी कुछ लोगों को साथ लेकर शोभा के घर में जाते हैं और उस कमरे में पहुंचते हैं जहां पर वो काला जादू करती है। तभी शोभा वहां पहुंच जाती है। तुम सब मेरे यहाँ क्या कर रहे हो? लगता है तुमने अपनी मौत को दस्तक दे दी है। पुजारी आओ देखता है न ताओ और बीच में जल रहे हवन कुंड में शोभा का सारा सामान फेंक देता है। सामान फेंकते ही शोभा को ऐसा महसूस होता है जैसे उसके शरीर में कोई जान ही नहीं है और वो अपाहिज हो जाती है। उसके बाद शकुंतला और वो बच्चा ठीक हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। उसने सबका इतना बुरा किया कि आज उसकी हालत देखो, खुद कभी चल भी नहीं पाती है। हमेशा बस खिड़की पर बैठ लोगों को देखती रह जाती है। क्या आप जानते हैं कि आपका नाम भी हमारी कार्टून वीडियो में आ सकता है? और आज के लाकी ड्रॉ में चुने गए नाम हैं कैलाश, सलमान, दिगंत, विनायक, ऋषु, पायल, कृष्णा, नदी, नूर, रंजिता, कृतिका, बाबली, आयशा, सुरभि, प्रीतम। Please like, share and subscribe.